इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और इस मौके पर पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का मेगा अभियान चलाया जा रहा है। देश से दुनिया तक सारे लोग मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और आज उनके जन्मदिन पर हम आपको उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातें बताने वाले हैं जो कोई नहीं जानता। इस खास रिपोर्ट में देखिए मोदी की वो बातें जो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक शेयर नहीं की थी। मोदी की लाइफ खोली किताब की तरह है और उनके बारे में बहुत बातें आपको पता होंगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी भी बहुत कम लोगों को पता है। मोदी की जिंदगी का एक ऐसा पन्ना है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? मोदी की पर्सनल सेविंग का नॉमिनी कौन है? क्या मां या मोदी के परिवार वाले? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। प्रधानमंत्री ने किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया है। वित्तीय नियमों के तहत एक बार जब पीएम मोदी ने कुछ वित्तीय कागजातों को भरने के सिलसिले में उनके नॉमिनी के बारे में पूछा गया तो पीएम का दो टूक जवाब था, मेरा कोई भी नॉमिनी नहीं। जो कुछ भी मेरे पास है वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संपत्ति का कोई वारिस या नॉमिनी नहीं बनाया है। साल 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से जुड़ी कहानी बहुत अनोखी है। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी घर से शपथ ग्रहण समारोह के लिए निकले, लेकिन सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि अपने दोस्त की कार में बैठकर। कुछ लोगों को मोदी के एक्शन में राजनीति नजर आती है, लेकिन आज देखिए, जब मोदी पहली बार शपथ लेने जा रहे थे तो उन्होंने पहले महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, विट्ठल भाई पटेल की मूर्ति पर माथा टेका, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण किया तो रविशंकर महाराज जी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद जाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मोदी की उम्र तकरीबन 13 साल की रही होगी। उन्हें देश के इतिहास के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। हिस्ट्री की किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। एक बार मोदी लाइब्रेरी पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने 1935 से लेकर 1950 तक के अखबार पढ़ने के लिए मांगे। कर्मचारियों ने पूछा कि पुराने पेपर आप क्या करेंगे? तो मोदी ने जवाब, आजादी के आंदोलन में वीरों की गाथा का इससे अच्छा वर्णन किसी किताब में नहीं मिलेगा। अखबार में हर दिन क्रांतिवीरों के आंदोलन की हेडलाइन मौजूद है और मोदी ने 15 साल के अखबारों को पढ़ा। पढ़ाई का सिलसिला आगे तक जारी रहा। बहुत कम लोगों को पता है कि एक बार नरेंद्र मोदी अमेरिका में पीएचडी करने जा रहे थे। हुआ यूं कि मोदी ने अपने बड़े भाई से पासपोर्ट बनवाने के लिए कहा। बड़े भाई ने पूछा, पासपोर्ट क्यों? तो मोदी ने कहा कि पढ़ाई करने जा रहा हूं, क्योंकि उनके दोस्त अमेरिका में रहते हैं। लेकिन उसी दौरान नरेंद्र मोदी को संगठन में नई जिम्मेदारी मिल गई और अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल हो गया। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पसंदीदा गाना जो उनके दिल के सबसे करीब है, जो छोटी उम्र से आज तक गुनगुनाते हैं, वो स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने गाया है। छोटी उम्र से ही नरेंद्र मोदी एक श्रोता के तौर पर लता मंगेशकर से जुड़ गए थे। एक श्रोता के तौर पर शुरू हुआ रिश्ता उस वक्त जान पहचान में बदला जब मोदी राजनीति में आए। अक्सर नरेंद्र मोदी अपनी बहन का हाल जानने के लिए फोन करते। ये बहन की दुआ का असर भी था कि लता की इच्छा देश की आवाम ने 2014 में पूरी कर दी। लता मंगेशकर ने 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। मोदी चाहते थे कि बड़ी बहन के सामने शपथ लें, लेकिन सेहत के चलते लता दिल्ली नहीं आ सकी। एक खत के जरिए छोटे भाई को लता दीदी ने आशीर्वाद भेजा। नरेंद्र मोदी को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो कॉल बैक करना कभी नहीं भूलते। अगर किसी ने उन्हें फोन किया और मोदी किसी व्यस्तता के चलते बात नहीं कर सके तो जैसे ही वक्त मिलता वो कॉल बैक करते। अगर वो कॉल बैक नहीं कर पाते तो उनका निजी स्टाफ जरूर कॉल बैक करता। लेकिन साल में एक दिन ऐसा होता है जब मोदी जानबूझकर लोगों को कॉल बैक नहीं करते। वो दिन है नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। अपने जन्मदिन पर मोदी ना तो किसी का फोन उठाते हैं और ना ही किसी को कॉल बैक करते हैं। मोदी मानते हैं कि जन्मदिन को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। यही वजह है कि वो लोगों की शुभकामनाओं वाले फोन कॉल रिसीव नहीं करते। नरेंद्र मोदी की पर्सनल लाइफ में एक पन्ना ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। क्या आप यकीन करेंगे कि जब से मोदी ने सत्ता की कुर्सी संभाली तब से लेकर आज तक मां को छोड़कर उनके सरकारी आवास पर ना तो उनका कोई भाई आया और ना ही कभी कोई बहन आई।
आज जब मोदी कहते हैं कि मेरे पास कोई बैगेज नहीं है, तो कुछ लोग उसे राजनीति बताते हैं, लेकिन मोदी का संस्कार यही है जो उनकी रगों में दौड़ रहा है। गुजरात की गद्दी पर बैठने के बाद से लेकर आज तक मोदी का परिवार सत्ता के गलियारे से कोसों दूर रहा। 2014 का शपथ ग्रहण हो या फिर 2019 का, मोदी के परिवार ने शामिल नहीं होने का सामूहिक फैसला किया था। ये तस्वीर भी आपको याद होगी। ये मोदी की भतीजी दमयंती हैं, जो दिल्ली आई तो धर्मशाला में ठहरी और किसी सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि ऑटो में दिखी थी। ये वो वक्त था जब मोदी 11 साल के थे और मेहसाणा जिले में धरोई बांध योजना के विरोध की आवाजें बुलंद होने लगी। विरोध कर रहे लोग चाहते थे कि धरोई बांध कभी न बने, जबकि वडनगर और आसपास के गांव वाले चाहते थे कि जल्द से जल्द बांध बन जाए। एक तरफ विरोध था तो दूसरी तरफ लोगों ने बांध बनाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि बांध बनने से खेतों में पानी की दिक्कत दूर हो जाने वाली थी। लोगों ने फैसला किया कि एक मार्च निकाला जाएगा। मार्च की तैयारियां शुरू हो गईं और नरेंद्र मोदी ने आंदोलन के लिए एक स्लोगन लिखा। ये स्लोगन था, बिना धरोई धरती रोई। मोदी का लिखा हुआ ये स्लोगन लोगों के दिलों दिमाग में उतर गया। स्लोगन में इतना दम था कि पूरा इलाका आंदोलन से जुड़ गया और जल्द ही सरकार के कानों तक लोगों की आवाज पहुंच सकी। आज धरोई बांध बन चुका है और उसके पीछे लोग नरेंद्र मोदी के उस स्लोगन की भूमिका को नहीं भूलते। वाकया उस वक्त का है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो सिंगापुर की यात्रा पर जिस फ्लाइट में सवार थे, इत्तेफाक से उस फ्लाइट पर बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी मौजूद थे। फ्लाइट के अंदर मुसाफिरों में मोदी को लेकर गजब की दीवानगी थी। एक के बाद एक मुसाफिर मोदी की सीट पर जाते और ऑटोग्राफ लेते, जबकि फ्लाइट के अंदर मौजूद शाहरुख खान का ऑटोग्राफ लेने वालों की तादाद मोदी के आगे बहुत कम थी। कुछ देर तक शाहरुख देखते रहे और उनसे रहा नहीं गया और वो अपनी सीट से उठे और मोदी के पास पहुंच गए। शाहरुख ने मोदी से कहा, मुझे भी ऑटोग्राफ दे दीजिए। शाहरुख को सामने देखकर मोदी ने उन्हें बगल वाली सीट पर बैठा लिया और कहा कि आप मुझसे ज्यादा पॉपुलर हैं। ये बात उन दिनों की है जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और एक हवाई यात्रा के दौरान खुद शाहरुख खान उनके पास पहुंच गए उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए और उन्हें चौंका दिया। एक बार जिस शख्स की नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो जाती है, फिर जिंदगी भर उसका नाम और चेहरा मोदी के दिमाग में छप जाता है। मोदी की याददाश्त से जुड़े वाकये उनके साथ काम कर चुके अफसर बताते हैं। एक बार बड़े अफसर मोदी के सामने एक फाइल लेकर गए। उन्होंने फाइल खोली और बंद कर दी। अफसर हैरान थे कि आखिर फाइल को मोदी ने पढ़ा क्यों नहीं। वो बोले, सर कोई गलती हो गई क्या? मोदी ने अफसर को फाइल वापस की और कहा कि मुझसे अब कुछ भी पूछ सकते हैं आप इस फाइल के बारे में। मोदी ने पूरे फाइल के एक एक शब्द अफसर को सुना दिए, जो चौंकाने वाला था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री गुजरात के करीब 18,000 गांवों के खुद दौरा किया था और हर गांव के एक शख्स का नाम मोदी को हमेशा याद रहता था। कोई उस गांव से आता तो मोदी फौरन बोलते, आप उस गांव के हैं जहां वो रहते हैं। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री। 2001 से लेकर अब तक गुजरे 20 सालों में नरेंद्र मोदी एक दो नहीं बल्कि 103 करोड़ रुपए डोनेट कर चुके हैं। मोदी ने 103 करोड़ का दान अपनी पर्सनल सेविंग और बीते 20 सालों में मिले गिफ्ट की नीलामी से मिले पैसों को जोड़ कर दिया। पीएम केयर फंड में 2.25 लाख रुपए दान, स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण के लिए 21 लाख रुपए का दान दिया, 1.3 करोड़ रुपए क्लीन गंगा मिशन में दान दिया, 3.40 करोड़ रुपए नमामि गंगे योजना में डोनेट किया। 2014 में दिल्ली आते वक्त मोदी ने गुजरात सरकार के कर्मचारियों की बेटियों की पढ़ाई के लिए अपनी पर्सनल सेविंग से 21 लाख का दान दिया था। बहुत कम लोगों को पता है कि गुजरात के सीएम के कार्यकाल के दौरान मिले सभी गिफ्टों की नीलामी की गई, जिसमें मिले 89.96 करोड़ रुपए, जिसे कन्या केलावनी फंड में दिया गया था। आमतौर पर नेताओं की फितरत होती है अवैध तरीके से अकूत संपत्ति इकट्ठा करने की। देश विदेश में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन बात जब पीएम मोदी की होती है तो मामला एकदम उलट और अलग नजर आता है। पीएम मोदी ने अपनी बचत से, पुरस्कारों से और नीलामी से जो 103 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, वो सारे के सारे वापस इस देश के कल्याण में लगा दिया। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। मोदी की मातृभाषा गुजराती है, लेकिन वो फर्राटेदार हिंदी बोलते हैं। लेकिन उन्होंने हिंदी कैसे सीखी, इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल बात उन दिनों की है जब मोदी का बचपन वडनगर में बीत रहा था।
उस दौरान उनके गांव में उत्तर प्रदेश के लोग भैंस खरीदने के लिए आते थे। ये कारोबारी दूध देने वाली भैंसों को खरीदकर मालगाड़ी में मुंबई ले जाते थे। भैंस के दूध देना बंद करने के बाद वो वापस इन्हें लौटाने के लिए गुजरात आते थे। मुश्किल ये थी कि कारोबारियों को गुजराती नहीं आती थी और मोदी को हिंदी, लेकिन कारोबारियों को चाय बेचते बेचते मोदी ने टूटी फूटी हिंदी सीख ली और उन्हें गुजराती सिखा दी। बाद के दिनों में जब संगठन के काम के लिए मोदी उत्तर भारत में आए तो उन्होंने पूरी तरह हिंदी सीख ली। मोदी का मां से लगाव बचपन से है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार मोदी की मां बीमार हो गई। उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी। स्कूल से घर लौटे मोदी को भूख लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि मां की तबीयत ठीक नहीं। सबसे पहले उन्होंने मां को दवा दी और फिर फैसला किया कि आज खाना खुद बनाएंगे। हैरान करने वाली बात यह थी कि मोदी को खाना बनाने का अनुभव नहीं था। पहले कभी भी उन्होंने खाना नहीं बनाया था, लेकिन मोदी सीधे रसोई घर में गए, खाने का पूरा सामान जुटाया और पूरे परिवार का खाना अकेले बना दिया। उस दिन के बाद से जब भी मां की तबीयत खराब होती तो मोदी पूरे परिवार का खाना बनाते। नरेंद्र मोदी के परिवार से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया बहुत कम लोगों को पता है। क्या आप सोच सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने छोटे भाई पंकज की कोई मदद नहीं की। मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनके छोटे भाई पंकज का ट्रांसफर मेहसाणा से नाडियाड हो गया। उस वक्त मेहसाणा में मां के साथ मोदी के छोटे भाई पंकज रहते थे और रोज अप डाउन करना पड़ता था। एक बार मोदी मेहसाणा में मां से मिलने घर पर आए और मां के साथ डिनर कर रहे थे। तभी मां ने पंकज के ट्रांसफर कराने की बात कही। मां चाहती थी कि पंकज वापस मेहसाणा आ जाए ताकि रोज अप डाउन ना करना पड़े, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भाई के ट्रांसफर कराने की सिफारिश को मना कर दिया। मोदी का जवाब था कि नौकरी करनी है तो ट्रांसफर तो होगा। नरेंद्र मोदी की इमेज को लेकर विरोधी तरह तरह के विश्लेषण करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी के बारे में जो सुना है कितना सच है? ये सच नरेंद्र मोदी और अब्बास मोमिन के रिश्ते से जुड़ा हुआ है। बहुत कम लोगों को पता है कि मोदी के घर में रहकर अब्बास मोमिन पले और बढ़े हैं। पहली बार किशोर मकवाना ने अपनी किताब मोदी कॉमन मैन पीएम में ये सच दुनिया को बताया। कहानी यह है कि अब्बास के पिता और नरेंद्र मोदी के पिता अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब अब्बास के पिता का देहांत हो गया तो उसके लिए आगे की पढ़ाई करना मुश्किल हो गया। ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी के पिता आगे आए और उन्होंने अब्बास को अपने घर में रख लिया। वो मोदी के घर पर करीब 1 साल रहा और 10वीं की परीक्षा पास की। इस दौरान अब्बास को नरेंद्र मोदी के घर वालों ने बहुत प्यार दिया, उसे बिल्कुल घर के सदस्य की तरह अपनापन दिया। साल 2001 में नरेंद्र मोदी धनतेरस के दिन मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हुए, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि गृह प्रवेश की पूजा नरेंद्र मोदी ने खुद नहीं की, बल्कि एक दलित बच्ची के द्वारा करवाई थी। ऐसा ही एक वाकया और है। जब मुख्यमंत्री आवास परिसर में रेनोवेशन का काम हुआ तो पूजा कराई गई। उस वक्त पूजा मुख्यमंत्री आवास पर कार्यरत एक चपरासी और उसके परिवार ने संपन्न कराई थी। मोदी ने इस वाकये का जिक्र खुद कभी सार्वजनिक जीवन में नहीं किया, लेकिन 2012 में पूरी दुनिया ने इसे देखा। 2012 में मोदी के नए दफ्तर स्वर्णिम संकुल का उद्घाटन किया गया, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि दफ्तर का उद्घाटन मोदी ने खुद नहीं किया था, बल्कि वर्ग 4 के एक आदिवासी कर्मचारी से करवाया था। मोदी के हर निर्णय में सामाजिक समरसता का एक बड़ा संदेश होता है। मोदी के 7 दिन की विशेष साधना के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। बात उन दिनों की है जब नरेंद्र मोदी प्रचारक थे, लेकिन हर साल 7 दिनों के लिए नरेंद्र मोदी संगठन और समाज से पूरी तरह कट जाते थे। मोदी 7 दिन अकेले बिताते, कभी जंगल में तो कभी पहाड़ों पर। 7 दिनों तक नरेंद्र मोदी सिर्फ खुद से बातें करते, अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते। 7 दिनों तक खुद के कामों का अवलोकन करते, अपनी अच्छाई और बुराई की लिस्ट तैयार करते, ताकि जीवन में आगे का रोड मैप तय कर सके। आपको ये तस्वीर याद होगी जब केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाया गया था। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हर साल 7 दिन का समय निकालकर मोदी खुद से बात करते हैं। 7 दिनों तक मोदी आत्ममंथन करते हैं, स्वयं का अवलोकन करते हैं, अपने संकल्पों की समीक्षा करते हैं। और ये सिलसिला जो है ये उस वक्त से चला आ रहा है जब वो आरएसएस के प्रचारक थे। नरेंद्र मोदी का अध्यात्म की ओर रुझान बचपन से था। छोटी आयु में साधु बनने के लिए मोदी बेलूर मठ गए थे, लेकिन मिशन की परंपरा के चलते मोदी साधु नहीं बन सके, क्योंकि मिशन से जुड़ने के लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक था। मोदी ने आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी और फिर राजकोट के आश्रम में पहुंचे।
आश्रम में मोदी की मुलाकात स्वामी आत्मा स्थानानंद से हुई। मोदी ने मिशन से जुड़ने की इच्छा जताई। तब स्वामी आत्मा स्थानानंद ने मोदी को समझाया कि अभी आयु शिक्षा प्राप्त करने की है, ज्ञानवर्धन करने की है, लिहाजा पहले पढ़ाई पूरी करें और ये समझने के लायक बन जाएं कि समाज को क्या लौटा सकते हैं। स्वामी आत्मा स्थानानंद के समझाने पर मोदी ने पढ़ाई शुरू की और अक्सर आश्रम आने जाने लगे। यहीं से मोदी की जिंदगी बदल गई और वो समाज सेवा की ओर बढ़ चले। बहुत छोटी उम्र में नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया था। मोदी सन्यासी बनना चाहते थे लेकिन प्रधानमंत्री बन गए। इसे लेकर के कई किस्से और कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन मोदी अगर साधु नहीं बन सके तो इसके पीछे स्वामी आत्मस्थानंद द्वारा दिया गया ये सबसे बड़ा मंत्र था। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। और यह बड़ी बात है कि अभी तो काफी घंटे बचे हुए हैं पूरा दिन खत्म होने के लिए, लेकिन जो टारगेट था 2 करोड़ का उसमें से तो आधा हो चुका है, यानी 50% जो लक्ष्य पूरा हो चुका है। 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये लाइव आप अपडेट देख रहे हैं। देखिए यहां पर 1 करोड़ 4 लाख 56 हजार से ज्यादा लोगों को टीकाकरण हो चुका है। और ये लगातार जो घड़ी है, जो आंकड़े बदलते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि शायद रात को 12 बजे तक का जो एक लक्ष्य रखा गया है कि तब तक वैक्सीनेशन होता रहेगा, उससे पहले ही 2 करोड़ का जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि आधा दिन अभी पूरा नहीं हुआ है और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें आपको बता दें बिहार में 10 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा है और साथ ही गुजरात में 7 लाख से ज्यादा लोगों को लगा है। आंध्र प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा लोगों को टीकाकरण हो चुका है। तो कुल मिलाकर जो ये आंकड़ा ये बताता है कि आज का जो टारगेट है 2 करोड़ का, उसके बेहद करीब पहुंचता जा रहा है ये आंकड़ा, क्योंकि 50% हो चुका है और 50% बचा हुआ है। 1 करोड़ और लोगों को लग जाएगा तो आज का जो टारगेट है 2 करोड़ का वो पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर पूरे देश में अब तक 77 करोड़ लोगों को लग चुके हैं टीके और अगर 2 करोड़ आज का जो ऐड हो जाएगा वो करीब करीब 80 करोड़ लग तक हो जाएंगे। आज वैक्सीनेशन में कौन स्टेट नंबर 1 है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।